चलो गाइस, आमरण अनशन पेट्रोल भरा लिया हमने, शुरू कर देते हैं। बाहर बहुत ठंड है। उनके अनुसार अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने का सवाल ही नहीं रहेगा और इस दिशा में किए जा रहे हिंदू सोशल रिफॉर्म बेकार हो जाएंगे। साथ ही हिंदूज भी हमेशा के लिए डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही चुने जाएं। ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट पॉलिटिकल परसुएशन के लीडर्स एक साथ आते हैं, जिनमें मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा और बी.आर. अम्बेडकर शामिल थे। ये लोग आखिर में एक समझौते पर राजी हो जाते हैं, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट के अनुसार डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया छोड़ दिया जाता है और इसकी जगह प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया जाता है। साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी टोटल सीट्स का 18% उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इस तरह से पूना पैक्ट के बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। साथ ही जेल से बाहर आने पर सभी काम छोड़कर लगभग 2 साल तक वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन में ही एक्टिव रहते हैं। इस दौरान 7 नवंबर 1933 से लेकर 29 जुलाई 1934 तक यानी कि करीब 9 महीने का इंटेंसिव हरिजन टूर भी कंडक्ट करते हैं। हरिजन नाम गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया था क्योंकि उनको इस टूर के दौरान गांधी जी करीब 20,000 किलोमीटर हरिजन मतलब हरि के जन ना रिसेंटली फाउंडेड हरिजन सेवक संघ के लिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। सभी फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म करने की अपील करते हैं और सोशल वर्कर्स से कहते हैं कि गांव-गांव जाकर हरिजन्स के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। सही बात दोस्तों, इस तरह गांधी जी अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके हिंदूज को डिवाइड होने से बचा लेते हैं। आइए अब वापस नेशनल मूवमेंट की तरफ चला जाए। डिबेट्स शादी वादी हो रहा लग रहा है। मूवमेंट जाके खाएंगे मस्त। बड़े आंदोलन के खत्म होने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसे लेकर कांग्रेस में 3 पर्सपेक्टिव्स सामने आते हैं। पहला था कि गांधीयन लाइंस पर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को रिवाइव किया जाए और 1934 में होने वाले सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। इसका सपोर्ट एम.ए. अंसारी, आसफ अली, भूला भाई देसाई, एस. सत्यमूर्ति और बी.सी. रॉय जैसे लीडर्स कर रहे थे। इनके अलावा जो तीसरा पर्सपेक्टिव सामने आ रहा था वो कांग्रेस में उभरते स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड का था। इसे जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क और काउंसिल एंट्री दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी जगह ये जन आंदोलन को ही कंटिन्यू रखने के पक्ष में थे। फाइनली काउंसिल एंट्री के फेवर में फैसला लिया जाता है। मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिलती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप किया जाता है। कांग्रेस के बैनर में ही इलेक्शंस फाइट करने का डिसीजन हो जाता है। इसी बीच गांधी जी को यह भरोसा हो जाता है कि कांग्रेस के पावरफुल ट्रेंड्स के साथ उनके अपने विचार नहीं मिलते। लार्ज सेक्शन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को फेवर कर रहा था। गांधी जी इसके पूरी तरह खिलाफ थे। साथ ही सोशलिस्ट ग्रुप से भी उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। इसलिए अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं।